यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हार्ड टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक लगता है सभी 12th वाले स्टूडेंट्स को। तो वो टॉपिक होने वाला है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर, एंड इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो होगा हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिबेंचर, ये डिबेंचर होता क्या है। तो गाइस, ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी है वो कंपनी जो भी अपना कैपिटल रेज करती है, पैसा लेती है, दो तरीके से ले सकती है। पहला कि कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर इश्यू करती है और इश्यू करने से कंपनी के पास कैपिटल की जो भी नीड होती है वो फुलफिल कर लेती है। गाइस, बट कंपनीज को लॉन्ग टर्म टाइम के लिए लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट भी होती है। अब उस लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कंपनी किस तरीके से करे, या तो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे, ले। अब लोन लेगी तो किससे लेगी, बैंक या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उससे कंपनी लोन लेगी। बट सामने वाला ये बैंक है या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन है, वो तो सीधी सी बात है न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी, उसको तो मना करने वाला है। अब लोन के लिए मान लो उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमारे पास तो इतना लोन नहीं है तेरे को देने के लिए। अब कंपनी को देने के लिए इतना लोन नहीं है तो कंपनी तो क्या करेगी, लोन तो लेगी। अब लोन कंपनी जिस तरीके से शेयर कैपिटल को रेज करती है उसी तरीके से पब्लिक से क्या कर सकती है, वो पैसा जुटा सकती है। यानी कंपनी अपने एक सर्टिफिकेट पब्लिक के अंदर इश्यू करेगी और इश्यू करके उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर क्या कर देगी, बोले उनसे पैसा ले लेगी। अब उस सर्टिफिकेट के अंदर क्लियरली मेंशन होगा कि भैया हम आपसे इतने रुपए का पेमेंट ले रहे हैं और इतने साल बाद में या एंड ऑफ द ईयर आपको इस पेमेंट के ऊपर इतना इंटरेस्ट एनुअली हम दे देंगे। तो यही क्या होता है, अपना डिबेंचर होता है। बस इसको डिफाइन करने वाली बात आती है तो वो डिफाइन हम इस तरीके से करेंगे कि डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। और डिबेंचर क्या होता है, एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है जिसके अंदर ये बातचीत लिखी हुई होती है कि हमने पब्लिक से कितना पैसा ले रखा है, कंपनी ने पब्लिक से कितना फंड ले रखा है। These are issued under the seal of the company। कंपनी का कोई भी वर्क होता है आपको पता है कौन करती है, कंपनी की सील करती है। बस ये है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसके ऊपर कंपनी अपनी मोहर लगा देती है, सील लगा देती है और उसको पब्लिक के अंदर जारी कर देती है। उससे उनको एश्योरेंस हो जाता है कि इन फ्यूचर वो सामने से कंपनी के पास आके अपना फंड वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ये जो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर जो डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करती है वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो वो डॉक्यूमेंट होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट। अब इस डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या मेंशन होता है वो गाइस हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूरे डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर जितने भी रीपेमेंट के टर्म्स है कि कंपनी क्या करेगी, अपने होल्डर्स को जिन्होंने डिबेंचर लिए हैं कंपनी के, वो डिबेंचर होल्डर होंगे, उनको रीपेमेंट किन किन कंडीशन के ऊपर करेगी। उनका प्रिंसिपल जो सम है यानी जो उनका टोटल अमाउंट है जो कंपनी ने रिसीव किया है, लोन लिया है उनसे, उसका पेमेंट किन किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर करेगी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है। लाइक दैट स्पेसिफाइड डेट कि किस डेट को उनका रीपेमेंट किया जा रहा है, टर्म ऑफ पेमेंट यानी जो भी इंटरेस्ट रेट यानी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होने वाली है वो सारी की सारी इसके अंदर मेंशन होती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है। तो गाइस, सीधा सा शब्दों में अपने को इतना जानना है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर भी कंपनी ने कितना लोन किससे ले रखा है ये लिखा होता है और उसके अलावा कि रीपेमेंट की क्या क्या सिचुएशंस है, क्या क्या कंडीशंस है, वो सारी कंडीशन मेंशन होती है। तो यही होगा अपना डिबेंचर। अब इस डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करें तो गाइस जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसी डेफिनेशन के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने इन्वॉल्व किए। नंबर 1, आपको अलग से उनको रिमाइंड करने के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 1, डिबेंचर क्या होगा, अपना रिटन एक्नॉलेजमेंट। तो गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर कि डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। देन सेकंड वाला जो पार्ट है वो क्या है, बोले डिबेंचर इश्यूड अंडर द सील ऑफ अ कंपनी। बोले कंपनी अपने डिबेंचर्स को जो इश्यू करती है वो कंपनी अपनी खुद की सील लगाकर ही इश्यू करती है। नंबर 2 हमारा फीचर ये हो जाएगा। नंबर 3, बोले डिबेंचर सर्टिफिकेट कंटेन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। बोले यहां पर है कि कोई भी रीपेमेंट की जितनी भी कंडीशंस है वो किसके अंदर मेंशन होती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर, यानी ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द रीपेमेंट ऑफ अ डिबेंचर मेंशन इन अ डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी।
देन इसके बाद में बोले हम बात करें कि डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा वो किस टाइम पर करेंगे, आफ्टरली बेसिस पे कर सकते हैं तो एनुअली बेसिस पे कर सकते हैं। मैक्सिमम जो किया जाता है वो आफ्टरली बेसिस या एनुअल बेसिस पे किया जाता है। करने को हम मंथली और क्वार्टरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड में जो किया जाता है गाइस वो कौन सा किया जाता है, आफ्टरली या एनुअली बेसिस पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका क्या होने वाला होता है, फिक्स होने वाला होता है। लास्ट में हम फिफ्थ पॉइंट, एक पॉइंट आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने वाला बता रहा हूं, बाकी फोर्थ पॉइंट तो हमने डेफिनेशंस के अंदर से ही देखी। अब जो फिफ्थ पॉइंट हमारा होने वाला है उस फिफ्थ पॉइंट के अंदर मैं आपको बता दूं डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज। गाइस ये फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। वो है कि कंपनीज क्या करती है, किसी की जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन डिबेंचर होल्डर से पैसा लेते हैं तो अपनी एसेट को क्या कर देते हैं, फ्लोटिंग पे, यानी एक तरीके से उनके पास गिरवी रख देते हैं। अब गिरवी रख दिया कंपनी ने अपने एसेट को, तो फ्यूचर में अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो उन एसेट्स को मार्केट के अंदर सोल्ड कर दिया जाता है। उनसे जो भी अमाउंट रिकवर होगा उनसे हमारे लोन को क्या कर दिया जाता है, सेट ऑफ कर लिया जाता है। किसके थ्रू, डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू। तो गाइस डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज, ये वाले टॉपिक के ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ डिबेंचर। गाइस अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके अंदर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिनिमम आना होता है और वो आना होता है काइंड्स ऑफ डिबेंचर। तो ये काइंड्स ऑफ डिबेंचर हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। गाइस जितने भी मैंने YouTube चैनल खुद ने भी देखे, देखने के बाद में मैंने यही आइडेंटिफाई किया कि गाइस प्रैक्टिकल पार्ट सब मेंशन कर रहे हैं बट थ्योरेटिकल पार्ट को मैक्सिमम लोग मेंशन नहीं कर रहे। तो गाइस थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको बेस्ट तरीके से देखना है तो आप वीडियोस को पूरा जरूर देखिए, बस इतना सा मेरा कहना है सभी से। बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ डिबेंचर। तो गाइस सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। व्हाट इज सिक्योर्ड डिबेंचर एंड व्हाट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर। गाइस सिक्योर्ड डिबेंचर है डिबेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज। लाइक सिक्योर्ड में क्या होता है कि कंपनी की जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उन डिबेंचर होल्डर्स के पास कंपनी की एसेट क्या होती है, गिरवी होती है। अब एसेट अगर गिरवी रखी हुई है तो अगर कंपनी फेल्ड होती है, कंपनी का वाइंड अप होता है तो वाइंड अप के टाइम पे उसकी एसेट को सोल्ड करके और ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना अमाउंट रिकवर कर लेते हैं। तो दैट इज अ मॉर्गेज और सिक्योर। क्यों, ये पूरी तरीके से क्या हो गए, सिक्योर हो गए ये वाले डिबेंचर होल्डर, पैसा डूब नहीं सकता इनका। क्यों, क्योंकि जो भी एसेट है उसको सोल्ड करेंगे, सोल्ड करने से अपना अमाउंट, लोन का अमाउंट सेट ऑफ कर लेंगे। दैट अनसिक्योर्ड और नैप डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोले इन्होंने लोन तो प्रोवाइड कर लिया लेकिन इन्होंने वो जो बलिए वाला रूल होता है ना कि बलिया क्या करता है, किसी को भी पैसा तो देता है लेकिन पैसा देने के बदले क्या कर लेता है, वो कोई उसका सामान या कोई एसेट गिरवी रख लेता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो थोड़ा दानदारा टाइप निकल गए, वो दानदारा टाइप ऐसे निकल गए कि इन्होंने लोन तो दे दिया लेकिन कंपनी से कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखी। अब नहीं रखी तो ये अपने आप को क्या कर लिया, इन्होंने अनसिक्योर कर लिया। अब अनसिक्योर कर लिया तो भैया इनको हम सेकंड नेम से भी जान सकते हैं, नैप डिबेंचर। ठीक है, तो नैप डिबेंचर सिमिलर नेम होता है जिसका अनसिक्योर्ड था। तो कई बार बहुत बार क्वेश्चन में नैप डिबेंचर आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर हम बताएं कि रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होंगे, ऐसे डिबेंचर होल्डर्स जिनका नेम, एड्रेस, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनको अलॉट किए, वो सारा का सारा मेंशन किसके अंदर किया होता है, कंपनी के रजिस्टर के अंदर मेंशन किया होता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं। बस बात यहां पर आके दिखती है कि जब डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की ड्यू डेट होती है गाइस, तो उस ड्यू डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट इनको किया जाता है वो उसी डिबेंचर होल्डर को किया जाएगा जिसका नेम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन होता है, और उसको कितने डिबेंचर्स अलॉट किए उन डिबेंचर्स के ऊपर ही उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा। यहां पर बात करें हम बियरर डिबेंचर्स की, तो बियरर डिबेंचर्स क्या होते हैं कि भैया यहां पर तो क्या है, जो साथ में खड़ा हो गया वो ही हस्बैंड हो गया। बोले ये क्या हो गया, बोले भैया सीधी सी बात है कि कोई भी डिबेंचर होल्डर जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, एड्रेस नहीं लिखा हुआ, बस एक पर्सन के पास डिबेंचर थे, उसने दूसरे को दे दी तो आज से मालिक वही हो गया उसका। तो यहां पर वही चीज है, तो यहां पर भी बियरर डिबेंचर होगा क्या कि कंपनी के रजिस्टर में नेम नहीं लिखा हुआ, एड्रेस नहीं लिखा हुआ, कितने डिबेंचर्स इशू किए वो नहीं लिखा हुआ, बस सीधा सा क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को दिया था, उसके बाद में किसी के पास थर्ड पार्टी के पास चला गया, थर्ड पार्टी से फोर्थ पार्टी के पास चला गया। लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बारी आई कंपनी की,
तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट को जो पर्सन आके कंपनी के सामने उन डिबेंचर्स को शो करता है कि ये डिबेंचर मेरे पास है, कंपनी उन्हीं को क्या कर देती है, उन डिबेंचर्स के ऊपर जो उनका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर देती है। कंपनी ये चेक नहीं करती कि इसका नेम कंपनी का जो रजिस्टर है उसके अंदर मेंशन है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पर रिडीमेबल डिबेंचर, तो इन रजिस्टर्ड और बियरर में एक ही अंतर है, यहाँ पर तो जिसका नेम रजिस्टर होता है उसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो बंदा आकर डिबेंचर कंपनी के सामने शो कर देता है उसी को इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, मोस्टली आजकल जो कंपनी एक्ट में मेंशन है रिडीमेबल डिबेंचर, क्यों? क्योंकि कंपनी क्या बोलती है कि भैया लाइफ टाइम के लिए किसी को आप डिबेंचर इशू मत करो, अगर आपको डिबेंचर इशू करने हैं तो एक लिमिटेड पीरियड के टाइम पे करो। क्यों? कंपनी के पास फंड जब अवेलेबल हो जाता है तो फ्यूचर में कंपनी क्या करता है, अगर लाइफ टाइम पीरियड के लिए कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए तो कंपनी को पूरे जीवन भर उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी आजकल क्या करती है, रिडीमेबल डिबेंचर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में कंपनी क्या कर लेती है, अपने डिबेंचर्स ले लेती है और उस डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट कर देती है। उसका डेट भी फिक्स होता है और जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसी टाइम पे ये बता देती है कि इसका रीपेमेंट कितने रुपए में किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर आजकल पाए नहीं जाते। पाए जाने का मतलब कि कंपनियां आजकल इस तरीके के डिबेंचर इशू नहीं करती। होते क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि कंपनी ऐसे डिबेंचर अगर इशू कर देती थी तो उनका रिडम्पशन कंपनी अपना लाइफ टाइम पीरियड में नहीं करती थी। फिर कंपनी का अगर वाइंड अप होता था तो ही कंपनी क्या कर सकती थी, इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर सकती थी। अब बात है कन्वर्टेबल डिबेंचर कौन से होते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर को सिंपल बात है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कन्वर्टेबल क्या होते हैं। कंपनी क्या करती है, ऑप्शन प्रोवाइड करती है भैया अपने डिबेंचर होल्डर्स को कि आप चाहो तो अपने डिबेंचर्स को किसी अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इस कन्वर्जन का भी एक टाइम पीरियड होता है। जिस दिन कंपनी अपने डिबेंचर्स का अलॉटमेंट करती है उस अलॉटमेंट के 18 मंथ्स बाद बट 36 मंथ बिफोर कंपनी क्या कर सकती है, ये जो डिबेंचर होल्डर है ये अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन इनको दिया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर। इनमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी आते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, वो चाहे तो भी अपने डिबेंचर्स को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा सकते। तो भाई सबसे पहले हमारा था कि डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के फीचर्स कौन कौन से हैं, देन उसके बाद में काइंड्स ऑफ डिबेंचर। अब मैं जो बोर्ड पर नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो होगा हमारा कि डिबेंचर शेयर हम पढ़ चुके हैं, तो डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेयर एंड डिबेंचर के बीच में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तो कोई से 4-5 डिफरेंस अपने को बताने होते हैं अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम बेसिस के बारे में बात करें तो कैपिटल वर्सेस लोन। जो कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को पैसा जो प्रोवाइड करवाता है, पैसा देता है, वो कंपनी के लिए कैपिटल वाला पार्ट होती है और जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी में एज ए ऑनर की हैसियत से होता है। जबकि बात करें हम लोन की तो लोन यहाँ पे डिबेंचर होल्डर जो हमें पैसा प्रोवाइड करवाते हैं वो लोन के नाम से जाना जाता है और जो प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर माना जाएगा। देन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो ध्यान रखिएगा जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को कंपनी हमेशा क्या देती है, डिविडेंड्स का पेमेंट करती है। जबकि जो डिबेंचर होल्डर होता है उस डिबेंचर होल्डर को कंपनी के थ्रू इंटरेस्ट का पेमेंट ही किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो डिविडेंड की रेट है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है तो ही कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बट कंपनी को अगर प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बट यहाँ पर डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स को या कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फिक्स होता है, उनको तो एनुअली पेमेंट करना ही पड़ता है। यहाँ पे बात करें डिस्काउंट और इश्यू की तो भैया आपको पता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो भी शेयर इश्यू करते हैं उन शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है डिस्काउंट पर इश्यू करने की। जबकि डिबेंचर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर
इश्यू कर सकती है, इसलिए उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। गाइस यहाँ पर रीपेमेंट और प्रिंसिपल टाइम एट द टाइम ऑफ वाइंड अप के टाइम पे जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस प्रिंसिपल का पेमेंट पहले किसको करते हैं, तो ध्यान रखिए डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के आउटर पर्सन होते हैं, ठीक है। ये लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, तो जब कंपनी का वाइंड अप होगा तो वाइंड अप के टाइम पे शेयर्स का जो पेमेंट करेंगे हम उससे पहले इनको पेमेंट किया जाएगा, और अगर पेमेंट कुछ बच जाता है तो बचने के बाद में अगर कोई बैलेंस अमाउंट रहता है, फंड रहते हैं कंपनी के पास, वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। देन अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, तो ध्यान रखिएगा अभी मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में ही कि कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर्ड कर सकते हैं, कंपनी के एसेट्स को अपने पास रख सकते हैं फ्लोटिंग चार्ज के अकॉर्डिंग। देन जो शेयर्स है वो शेयर्स फुल्ली क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, उनमें क्या होती है, ज्यादा मोर रिस्क होती है। पर ध्यान रखिए आपका कॉमर्स का रूल आपको पता होना चाहिए, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, ठीक है। तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर शेयर्स का जो रिटर्न होता है वो भी फिक्स नहीं होता, वो भी मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पर क्यों, रिस्क एंड रिवॉर्ड ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। अब बात करें कुछ होता है जैसे कि वोटिंग राइट्स के बारे में बात करें, तो वोटिंग राइट्स आपको पता है डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, बाहर के पर्सन होते हैं, आउटर पर्सन होते हैं, लोन प्रोवाइडर होते हैं, इसलिए इनको कभी भी कंपनी में कोई भी इलेक्शन हो तो इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। जबकि ये शेयर होल्डर्स तो कंपनी में किसकी हैसियत से होते हैं भाई, ऑनर्स की हैसियत से होते हैं। तो ऑनर्स को तो क्या होता है, कोई भी इलेक्शन हो तो इनको पूरे के पूरे राइट होते हैं वोटिंग के। जबकि हम बात करें किसकी, बोले कोई भी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में इंटरफेयर करने की, भैया ये ओनर्स की हैसियत से होते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर ओनर्स की हैसियत से होंगे तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल तो कोई भी डिसीजन हो उस डिसीजन के अंदर ही क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। जबकि डिवेंचर होल्डर कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, ये चीज याद रखिए। क्यों, क्योंकि ये आउटर पर्सन होता है। तो गाइस ये डिफरेंसेस थे, इन डिफरेंसेस को आप बिल्कुल प्रॉपरली अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, और वीडियोस को देखते देखते ही आपको ये क्या होने वाला है, लर्न होने वाले हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक थे। इसके बाद में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का टॉपिक होना है, कितने तरीके से हमको डिवेंचर्स के इश्यू पढ़ने हैं, वो सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। बट थ्योरी के लिए जो थ्योरी का पार्ट है उसको टच करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और गाइस कोशिश ये करें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।